Hello my dear students, welcome to my YouTube channel PCM Classes. My name is प्रांशु अग्रवाल एंड जैसे कि हमने अपने YouTube चैनल पर नीट के लेक्चर्स स्टार्ट किए हुए हैं। नीट के 5 लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज हमारा ये 6th लेक्चर है। आई होप कि आपने 5 के 5 लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आपने पिछले 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी के पहले के 5 लेक्चर्स देख सकते हैं एंड देन ये लेक्चर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और शेड्यूल आपको मिल चुका है। शेड्यूल के ही अकॉर्डिंग हमारी वीडियोज पब्लिक होती हैं यूट्यूब पर। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के शेड्यूल वाला वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर 6 नीट। लेक्चर 6 नीट। पिछले 5 लेक्चर में मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स कवर करा दिया है एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आज हमारा जो टॉपिक कल तक जो हम टॉपिक कवर कर चुके थे वो डायमेंशनल फॉर्मूलाज थे। डायमेंशनल फॉर्मूलाज के यूजेज, उनके एप्लीकेशन, सब कुछ मैं आपको कवर करा चुका था। किस तरीके से हम नए फॉर्मूला को डेराइव करते हैं, किस तरीके से पुराने फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक किया जाता है, वो सब मैं कल आपको कवर करा चुका था। उसका असाइनमेंट भी कल की वीडियो में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया था। आज के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जिसमें आपको नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो प्रीवियस ईयर 17 ईयर्स में जो पिछले 15 ईयर्स में नीट में क्वेश्चंस आए हैं वो सब क्वेश्चंस मैंने आपको असाइनमेंट में प्रोवाइड करा दिए। क्वेश्चंस 2005 से लेकर के 2017 तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए एंड जो 2018, 2019 एंड 2020 इन तीनों ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड नहीं कराए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम तब डिस्कस करेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन में हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, सो ये 3 ईयर वाले मैंने आपको नहीं कराए, बाकी के मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मैंने प्रोवाइड करा दिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप अपना असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड वीडियो के ड्यूरेशन में आपको मिल जाएगा। वीडियो जब आप पूरा लेक्चर जब आप देख चुकोगे आपके पास आपका पासवर्ड होगा। आप उस पासवर्ड को जाके वहां एंटर करोगे, आपका पीडीएफ खुल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आगे चलते हैं। अभी तक मैंने बताया आपको, मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला कवर करा दिया है। अब मेरे को कराना है एरर्स। एरर्स, व्हाट इज एरर? एरर क्या है? तो एरर को हम बोल सकते हैं कि भाई कोई भी गलती जो मेजरमेंट करते हुए गलती हो गई है वो हमारी एरर कहलाती है ना। कि भाई था 1.12 और हमने जो स्केल से मेजर किया तो हमने लिख लिया 1.11 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गई? एरर हो गई। ये कहलाती है हमारी ट्रू वैल्यू एंड दिस इज मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एरर का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है जी, जैसे कोई भी चीज है वो है 1.12 सेंटीमीटर की, लेकिन बाई डिफॉल्ट या तो हमसे मेजर करने में मिस्टेक हो गई या हमारी स्केल थोड़ी सी खराब है, टूटी फूटी है, जिसकी वजह से हमने उसको मेजर कर दिया 1.11 सेंटीमीटर। तो जो हमारा एरर आएगा, अच्छा, जो पहले से एक्यूरेट होती है उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, और जो हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। हमारे द्वारा मेजर की गई मेजर्ड वैल्यू। अब दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लें तो हमारा क्या आ जाता है? एरर आ जाता है। फिर समझ रहे हो, ये क्या आ जाता है? एरर। तो अगर मैं यहां से देखूं तो एरर की डेफिनेशन क्या बनेगी? एरर की डेफिनेशन बनेगी थी डिफरेंस बिटवीन true value and
मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको ही हम एरर बोलते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब बात आती है टाइप्स ऑफ एरर की। ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए, काफी काम में आने वाला है, न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा ये। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स की। टाइप्स ऑफ एरर्स, तो ये 3 तरीके का एरर होता है। नंबर 1 सिस्टेमेटिक एरर, सिस्टेमेटिक एरर। नंबर 2 रैंडम एरर, नंबर 2 रैंडम एरर, एंड नंबर 3 इज योर ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर। क्लियर है? ये 3 तरीके का हमारा सिस्टमेटिक एरर होते हैं, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। अब हम देखते हैं ये किस तरीके से क्या होते हैं। जैसे नंबर 1 सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्यों होता है? नंबर 1 से लेकर के स्टार्ट करते हैं हम। पहला है सिस्टमेटिक एरर। सो व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर? ये टाइप्स ऑफ एरर आप लिख लीजिए अपने पास। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है कि भाई इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट के खराब होने की वजह से ये एरर क्यों आता है? किसी इंस्ट्रूमेंट के खराब होने की वजह से ये एरर आ जाता है। ठीक है, तो इसके कॉजेज क्या होते हैं, या हम ये कह सकते हैं एरर्स errors occurs due to a imperfection in instrument। आप जिन इंस्ट्रूमेंट को लेकर के मेजरमेंट कर रहे हो सकता है वो ही ठीक ना हो, उन्हीं में ही कुछ खराबी हो सकता है वो टूटे फूटे हो सकता है उनकी लेंथ या ब्रेथ कुछ कम हो। ठीक है, तो इम्परफेक्शन इन इंस्ट्रूमेंट, अगर इस वजह से कोई एरर आता है तो हम उसको सिस्टमेटिक एरर के अंदर रखते हैं। दूसरा हो सकता है लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर। इसमें क्या हो सकता है कि भाई लीस्ट काउंट को आप जानते होंगे, अगर आपने क्लास 11th पढ़ रखी है अभी तो आप जानते होंगे लीस्ट काउंट जब हम वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स के बारे में अगर आपने 11th क्लास पढ़ी हुई है, आप ड्रॉपर है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने 11th में वर्नियर कैलिपर्स वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा। और अगर अभी आप क्लास 11th में ही है तो फिर आपने वर्नियर कैलिपर्स का यूज शायद नहीं किया हो। ठीक है, सो वर्नियर कैलिपर्स में हम लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करते हैं, लीस्ट काउंट को कैलकुलेट किया जाता है। अगर उसको ही कैलकुलेट करते समय हम मिस्टेक कर दें तो क्या होगा? लीस्ट काउंट एरर। वो भी किस में रखा जाएगा? हमारा सिस्टमेटिक एरर में रखा जाएगा। ठीक है, थर्ड imperfection in experimental टेक्निक्स। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, हो सकता है जो टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को करने में या किसी मेजरमेंट को करने में, उसी टेक्निक में कोई इम्परफेक्शन हो। जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं वो टेक्निक ही ठीक ना हो, टेक्निक ही खराब हो, तो क्या हो जाएगा? तो भी ये सिस्टमेटिक एरर होगा। क्लियर? तो भी क्या कहलाएगा? ये सिस्टमेटिक एरर कहलाएगा। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। हो सकता है आपसे स्केल ही ठीक से पकड़नी ना आती हो, इट मे बी पॉसिबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि भाई आप एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हो बट आपको स्केल ही नहीं, या कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स का ही, चलो स्केल तो छोड़ो, बहुत लोगों को वर्नियर कैलिपर्स का ही यूज करना नहीं आता। सो अगर वर्नियर कैलिपर्स का यूज करना नहीं आता तो आप
एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हो। तो ये दिस इज रॉन्ग इन योर, दिस इज कॉल्ड इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। क्लियर। सो ये कुछ तरीके के आपके होते हैं सिस्टमेटिक एरर्स। इन सब की वजह से आपका सिस्टमेटिक एरर होने के चांसेस रहते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे देखते हैं अब इनको कैसे कम किया जा सकता है। हाउ वी कैन मिनिमाइज्ड सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर्स, सिस्टमेटिक एरर्स को कैसे कम किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, सिस्टमेटिक एरर्स को कम किया जा सकता है बाय यूजिंग perfect instrument and perfect experimental setup। हम इस सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करें एंड परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप का। बिल्कुल बढ़िया से सेटअप बना हो, हर चीज परफेक्ट हो, कोई टूटी फूटी ना हो, तो हो सकता है ये एरर थोड़ा सा कम हो जाए। अगर हम भी परफेक्ट हैं, हम एक्सपेरिमेंट करने में परफेक्ट है, हमें पता है वर्नियर कैलिपर्स का यूज कैसे होता है, कैसे हम उसमें डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, किसी की भी थिकनेस वगैरह को मेजर कर सकते हैं। सो ये एरर कम किया जा सकता है। क्लियर है। और अगर आपने इंस्ट्रूमेंट्स ही ठीक से यूज नहीं किए या इंस्ट्रूमेंट ही आपके खराब है तो आपका क्या ही एक्सपेरिमेंट ठीक होगा, फिर वो उसमें एरर आएगी। ठीक है। सो ये होता है आपका सिस्टमेटिक एरर। नेक्स्ट सेकंड टाइप रैंडम एरर। रैंडम एरर रैंडम एरर में क्या होता है कि भाई अचानक से कुछ चेंजेस हो जाए एनवायरनमेंट में। जैसे आपको पता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड टेम्परेचर पर किए जाते हैं, या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड टेम्परेचर एंड फिक्स्ड प्रेशर पर किए जाते हैं। जो केमिस्ट्री वाले होते हैं वो फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों पर किए जाते हैं। जो फिजिक्स वाले होते हैं वो लगभग फिजिक्स में जो मैकेनिक्स के होते हैं वो फिक्स्ड टेम्परेचर होना चाहिए उनके लिए, और जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज वगैरह के उनके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों होने चाहिए। तो लगभग जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उनके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होना ही चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर। वो उनकी हर एक एक्सपेरिमेंट की लिमिट होती है कि भाई ये वाला एक्सपेरिमेंट इस टेम्परेचर पर किया जाना चाहिए। हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है कि भाई ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है इतने टेम्परेचर पर बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगा। तो हम वही टेम्परेचर रख करके जिस भी रूम में हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम वही टेम्परेचर फिक्स करके पूरा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। लेकिन अब क्या होता है, अचानक से उस टेम्परेचर में कोई चेंज आ जाए। हो सकता है आपने जी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वो टेम्परेचर मेंटेन कर रखा था, इलेक्ट्रिसिटी ही कट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी आपके रूम में आए ना, तो जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट लगा रखे थे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो सब इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाएंगे, आपका टेम्परेचर सडनली चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके एक्सपेरिमेंट में एरर आ जाएगी। ठीक है। तो रैंडम एरर समझ आई। ड्यू टू सडन चेंज इन योर एनवायरमेंट इज नोन एज रैंडम एरर। जिसकी सडन चेंज की वजह से जो एरर आती है वो रैंडम एरर कहलाती है। ठीक है। तो लिखते हैं इसमें द एरर occurs due to sudden change in the environment of experimental setup।
एक्सपेरिमेंटल सेटअप के एनवायरमेंट में जो सडनली ही चेंज हो जाता है टेम्परेचर या किसी भी चीज का, उसको क्या बोला जाता है? रैंडम एरर बोला जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? हाउ वी कैन मिनिमाइज्ड इट। इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, लिखिए, इट कैन बी मिनिमाइज्ड by focusing on the environment to make it experimental एक्सपेरिमेंट फ्रेंडली। इसमें क्या होगा, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं कि हमें ये याद रहे कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट का एनवायरमेंट है वो एक्सपेरिमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट फ्रेंडली मतलब ऐसी कंडीशंस रहे एनवायरमेंट में जो उसके लिए सूटेबल हो, जिसमें हमारा एक्सपेरिमेंट कंफर्ट रहे। अब बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई हम एक्सपेरिमेंट तो करने बैठ गए, हमें ये नहीं पता कि एक्सपेरिमेंट किस टेम्परेचर पर किया जाएगा, और हमने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, जनरली ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर दिया, ऐसे ही सब कुछ मेजरमेंट ले लिया, लेंथ ले ली, ब्रेथ ले ली, हाइट ले ली, सब कुछ मेजर कर दिया, बट कोई फायदा नहीं है, वो एरर आएगा। उसमें आप देखोगे तो वो जरूर एरर दिखाएगा। ठीक है, आपने एरर के भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वहां कर रखे होंगे। अगर आपने क्लास 11th में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लैब की है आपने क्लास 11th में, तो आप क्या कि भाई एरर हर एक्सपेरिमेंट में आपको निकालनी पड़ी होगी। आप एक फॉर्मूला लिखते होगे परसेंटेज एरर का, जो हर एक एक्सपेरिमेंट में लिखना ही पड़ता है कि भाई कितने परसेंट एरर रही। तो वो एरर क्यों आती है? क्योंकि जब हम स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां टेम्परेचर वगैरह मेंटेन नहीं करते हैं, ड्यू टू सम लिमिटेशंस हम स्कूल में टेम्परेचर वगैरह मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये टेम्परेचर मेंटेन होते हैं बड़ी बड़ी लैब्स में, जो परफेक्टली एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के लिए बनाई गई होती हैं। स्कूल की लैब्स में हम अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा परसेंटेज एरर आता ही आता है। आपने देखा होगा, आपने 10-12 एक्सपेरिमेंट किए होंगे क्लास 11th में, लेकिन 10 के 10-12 में कुछ ना कुछ एरर रही होगी। ऐसा नहीं कि परफेक्टली ठीक आ गया हो आपका आंसर। ठीक है, तो ये एरर होती है ड्यू टू एनवायरमेंट। क्लियर है? इसके आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट हमारी आती है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर में क्या होता है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड ने आके आपको डिस्टर्ब कर दिया, आपका फोकस एक्सपेरिमेंट से हटा और एक्सपेरिमेंट में एरर हुआ। तो आपका कम फोकस होने की वजह से, ऑब्जर्वर का कम फोकस होने की वजह से जो एरर आते हैं वो ग्रॉस एरर कहे जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, समझिए इसको। देखिए, एरर्स occurs due to less focus of observer on experiment is known as gross error। ग्रॉस एरर हम उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस एरर बोलते हैं। हमारे कम, जैसे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। जो एक्सपेरिमेंट करता है उसको बोला जाता है ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर का ध्यान कम है एक्सपेरिमेंट की तरफ, एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग उसका ध्यान ही नहीं है, तो फिर उस केस में क्या होगा कि भाई एरर आएगी ही आएगी।
हो सकता है वो जब फाइनल रीडिंग दे तब वो, आपने देखा होगा अगर आपने 11th कही है, एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो आपने एक पैरालैक्स एरर के बारे में सुना होगा। पैरालैक्स एरर, पैरालैक्स एरर क्या होता है, जैसे ही हम इस तरीके से देखते हैं किसी भी रीडिंग को, हमारे सामने परफेक्ट रीडिंग होती है, अगर हम हल्की सी भी गर्दन टेढ़ी करते हैं, हल्की सी भी गर्दन, हमारी ये वाली नेक हल्की सी भी टिल्ट हुई, तो वहां रीडिंग में एरर आ जाती है। तो हमें बिल्कुल परफेक्टली 90 डिग्री पर देखना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा फोकस चाहिए होता है। रीडिंग लेते समय आपको पता होगा, आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आपको पता होगा कि अगर हम रीडिंग ले रहे हैं तो हमें कितने ही फोकस की जरूरत होती है। वहां हमें बहुत एक बिल्कुल परफेक्टली फोकस करना पड़ता है रीडिंग लेते समय। इतना ज्यादा फोकस तो हम एक्सपेरिमेंट करते समय नहीं करते, जितना फोकस हमें रीडिंग लेते समय करना पड़ता है। ठीक है, तो जहां भी हमारा फोकस कम हुआ वहां एरर आ जाएगी और उस एरर का नाम होगा ग्रॉस एरर। ठीक है, सो इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, हाउ इट कैन बी मिनिमाइज्ड। देखते हैं इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय पे अटेंशन in duration of experiment and note the readings। इसमें क्या होगा भाई, ये वाले जो एरर्स हैं ये कैसे मिनिमाइज किए जा सकते हैं, ये मिनिमाइज किए जा सकते हैं, हम पूरा का पूरा फोकस अपने एक्सपेरिमेंट पर रखें, पूरा अटेंशन दें वहां, और कब दें, जब एक्सपेरिमेंट चल रहा हो एंड जब हम रीडिंग को नोट कर रहे हो। अगर इन दो जगह हमने पूरा अपना फोकस दे दिया तो फिर ये वाला एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल ये वाला एरर होने के चांसेस होते हैं। ये वाला एरर क्यों होता है, ड्यू टू आवर केयरलेसनेस। अगर हम केयरलेसनेस छोड़ के केयर करने लगे एक्सपेरिमेंट की, तो ये वाला एरर होने के चांसेस नहीं रहते, और फाइनली जब आपका रिजल्ट आता है तो उसमें परसेंटेज एरर कुछ कम हो जाती है। जो हम परसेंटेज एरर निकालते थे क्लास 11th में, वो परसेंटेज एरर कम हो जाता था। कल वाले लेक्चर में वहां आपको परसेंटेज एरर के क्वेश्चंस मिले होंगे। आपने अगर क्लास 11th पढ़ रखी है तो उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, नहीं तो अभी थोड़ी देर में वो सब न्यूमेरिकल्स आपके क्लियर हुए जाते हैं। ठीक है, अब हमें आगे पढ़ना है कि हम किसी भी एरर को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ वी कैलकुलेट द एरर्स। तो 3 मेथड्स होते हैं एरर को कैलकुलेट करने के। पहला होता है एब्सोल्यूट एरर। ये 3 फॉर्म में मेजर किया जाता है। पहला फॉर्म होता है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा फॉर्म होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, एंड लास्ट थर्ड होता है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर या रिलेटिव और फ्रैक्शनल भी बोल सकते हैं इसको हम, फ्रैक्शनल एरर। क्लियर है, ये 3 फॉर्म होती है किसी भी एरर को मेजर करने की, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, एंड थर्ड आपका फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। ठीक है, अब इनको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है वो देखते हैं। नंबर 1, एब्सोल्यूट एरर को हम फाइंड आउट करना देखते हैं। लिख लीजिए, तीनों की 3 तरीके से 3 फॉर्म होती है आपको एरर फाइंड आउट करने की। अब देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम किसी को एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 1, एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ट्रू वैल्यू होती है, एक मेजर्ड वैल्यू होती है। एक होती है आपकी ट्रू वैल्यू
ट्रू वैल्यू और एक होती है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू आपको गिवन होती है पहले से कि भाई ये ठीक है। ये जैसे अगर ये कंपनी की तरफ से लिखा हुआ है कि ये मार्कर की लेंथ इतनी है, ये कंपनी ने बताया, जिसने बनाया उसने खुद बताया, तो इसका मतलब ये ट्रू वैल्यू बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगर मैं अपने पास से इस मार्कर की लेंथ को मेजर करूंगा तो वो क्या कहलाएगी, मेजर्ड वैल्यू। ये मैंने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बता दी थी बात, है ना। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। कभी कभी तो क्वेश्चन में आपको ये गिवन होती है, अगर ये गिवन है तो बहुत आसान है एब्सोल्यूट एरर को निकालना। क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। यही फॉर्मूला मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था। ठीक है, अब क्या होगा, बट क्वेश्चन इतना सीधा नहीं देते हैं कभी भी। क्या होगा, ट्रू वैल्यू ना देकर के ये देंगे बहुत सारी मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू ना देकर के ये क्या देंगे, बहुत सारी मेजर्ड वैल्यू। ये कहेंगे कि भाई एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी जो जैसे ये मुझे मार्कर की लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, मैं 10 बच्चों को ले आया, सबसे अलग अलग मेजर कराई। माना किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। पहले ने कहा सर इसकी A1 मीटर लेंथ है, दूसरे ने कहा A2 है, तीसरे ने कहा A3 है, A4 है, आगे जाकर के 10 में ने कहा A10 है। ठीक है, तो ये क्या है, हर एक बच्चे की अलग अलग मेजर की गई लेंथ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहेंगे कि भाई ये मार्कर है, इसकी लेंथ मेजर की 10 बच्चों ने, और 10 के 10 ने ये वाली वैल्यूज बताई, 10 के 10 ने अलग बताई, किसी ने सेम नहीं बताई। ठीक है, ये वैल्यूज बताई। अब हमसे पूछेगा इसमें एब्सोल्यूट एरर, फाइंड एब्सोल्यूट एरर कह देगा। एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करो, एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे देखते हैं। यहां हमें ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है, जबकि किसी भी एरर का क्वेश्चन करने के लिए हमें ट्रू वैल्यू की जरूरत होती है। अगर ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है, इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, ट्रू वैल्यू अब गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इन सब का निकालेंगे मीन। वी हैव टू कैलकुलेट मीन फॉर ऑल दी रीडिंग्स। ये जितनी भी रीडिंग्स हमें गिवन है ना, 10 की 10 रीडिंग्स, इनका निकाल देंगे मीन, इन सब का निकाल देंगे मीन। मीन तो आपने पढ़ ही रखा होगा, 9th 10th 8th 7th 6 से लेकर पढ़ते हुए आ रहे हो। मीन 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 क्या होता है, सबको ऐड करो। इसको मीन को रिप्रेजेंट करते हैं AM से। क्या करेंगे, सबको ऐड करो ऊपर, ऊपर सबको ऐड करेंगे अपॉन में जितने ऊपर रीडिंग्स होंगी, ऊपर जितनी रीडिंग्स होती है उतने से ही हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहां पर 10 रीडिंग्स है तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी मीन। ये क्या आ गई, मीन। अब इसी मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे। इसी मीन वैल्यू को अब हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, मान लिया। अब क्या होगा, इसको ट्रू वैल्यू मान लिया, ट्रू वैल्यू आपके पास है, रीडिंग्स आपके पास है, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, लेकिन अगर यहां 10 वैल्यूज गिवन है आपको, तो 10 की 10 वैल्यूज में अलग अलग एरर होगा। ऐसा नहीं कि सब में एक सा एरर हो, हर एक में अलग अलग होगा। 10 बच्चों ने किया है, मैंने किया है, मैंने कुछ थोड़ा हो सकता है मैं परफेक्ट हूं तो मैंने थोड़ा सा कम एरर किया होगा, लेकिन दूसरा वाला वो ज्यादा परफेक्ट नहीं है तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा एरर कर दिया होगा, तो हर एक का एरर अलग आएगा। तो यहाँ अब सबका एरर अलग अलग हमें निकालना है। तो पहले तो एरर का फॉर्मूला देख लेते हैं। डेल्टा A इज इक्वल टू क्या होगा, AM माइनस A। ठीक है जी, यानी कि मीन वैल्यू माइनस रीडिंग।
अब जैसे पहले वाले का एरर हम निकालें डेल्टा A1, तो ये क्या हो जाएगा AM माइनस A1, ये पहले वाले का एरर आ जाएगा। दूसरे वाले का एरर क्या आएगा डेल्टा A2 AM माइनस A2। तीसरे स्टूडेंट का एरर क्या आएगा डेल्टा A3 इज इक्वल टू AM माइनस A3। जिस भी स्टूडेंट का हमें एरर निकालना है, जिस भी स्टूडेंट का हमें एरर निकालना है, उसकी रीडिंग्स को मीन वाली में से माइनस कर दो। जैसे मुझे 10वें बच्चे का एरर निकालना था, तो मैंने 10वें का एरर निकाला कैसे, मीन वैल्यू में से या ट्रू वैल्यू में से 10वें बच्चे की रीडिंग जो आई थी उसको माइनस कर दिया। ठीक है, ये आ गई मेरी, ये समझ आया क्यों किया, क्योंकि ये अब हमें पता है ट्रू वैल्यू ये है, ये हमारी क्या है ट्रू वैल्यू है, और उस बच्चे ने जो मेजर की है वो ये है, यानी कि ट्रू वैल्यू ये है, मेजर्ड वैल्यू ये है उस वाले बच्चे की। तो उस वाले बच्चे का एरर क्या हो जाएगा ट्रू माइनस A10, और ट्रू को हमने AM माना है यहाँ पर मीन वैल्यू। क्लियर हुई बात? अगर क्लियर नहीं हुई है तो अभी क्लियर हो जाएगी थोड़ी ही देर में। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। सो अब दूसरा फॉर्म होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, जो हमारे एरर्स आए ना एब्सोल्यूट वाले, अब हम उनका मीन भी निकाल सकते हैं। तभी तो मीन एब्सोल्यूट एरर लिखा है। इसको हटा दो, क्या बचा एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब क्या है, इस वाले एरर की फॉर्म में हमें जो भी एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं उनका मीन निकालना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमने 10 रीडिंग्स ली, हमने क्या किया 10 रीडिंग्स को लिया और उनको देखा कि हम अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहां 10 एरर आए होंगे, 10 एब्सोल्यूट एरर जो अभी मैंने निकाले थे हर एक बच्चे का, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, फिर डेल्टा A10 तक निकालेंगे। हम निकाल देंगे इस तरीके से AM माइनस A1, AM माइनस A2 वाला। फिर क्या करेंगे 10 के 10 एरर हमारे पास आ जाएंगे। अब क्या होगा मीन एब्सोल्यूट एरर में कि भाई जैसे हमारा डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5 ऐसे आगे को चल रहा है। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो डेल्टा आए ना एब्सोल्यूट एरर्स जो आए, एब्सोल्यूट जो एरर्स हमने पहले निकाले थे ना एब्सोल्यूट एरर्स, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। कैसे, देखो जैसे ये ट्रू वैल्यू है इसकी, अब मैंने अगर ट्रू वैल्यू से छोटी वैल्यू मेजर्ड की है तब तो ये पॉजिटिव होगा। अगर मैंने गलती से इसकी वैल्यू बड़ी बता दी मेजर करते समय, तो ट्रू माइनस मेजर्ड यानी कि छोटी माइनस बड़ी, तो माइनस आएगा, फिर नेगेटिव एरर आएगा। तो एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं कि ये पॉजिटिव ही होगा ये नेगेटिव ही होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये आप नहीं बता सकते पहले। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करने के बाद ही बताएंगे कि एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, सो देखते हैं। अच्छा नेगेटिव एब्सोल्यूट एरर का ये भी समझ लो, नेगेटिव एब्सोल्यूट एरर, नेगेटिव एब्सोल्यूट एरर का मतलब हो जाता है कि भाई मेजर्ड वैल्यू बड़ी है, मेजर्ड वैल्यू जो हमने मेजर की है वो ज्यादा है ट्रू वैल्यू से, आपने गलती से ज्यादा बता दी। ठीक है, थी है 1.1 सेंटीमीटर, आपने बता दी 1.2 सेंटीमीटर या 1.12 सेंटीमीटर, तो वो गलत हो गया। ठीक है, और अगर पॉजिटिव एब्सोल्यूट एरर है तो इसका मतलब है मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन ट्रू वैल्यू। ठीक है, वैसे इसमें का कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, अगर एब्सोल्यूट एरर आपका नेगेटिव होगा तो आपकी मेजर की गई वैल्यू ज्यादा होगी ट्रू वैल्यू से, लेकिन आपका अगर एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव है इसका मतलब आपने जो वैल्यू मेजर्ड की है वो कम है ट्रू वैल्यू के मुकाबले। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हम 10 एरर्स निकाल सकते हैं। अब अभी हम पिछला वाला एक्सपेरिमेंट ही कराए हैं, वहां हमने 10 एरर निकाल दी, 10 एरर्स को कैलकुलेट कर दिया, डेल्टा A10 तक कर दिया कैलकुलेट।
अब मुझे मीन एब्सोल्यूट निकालना है। मीन एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 एंड सो ऑन प्लस डेल्टा A10, ठीक है, अपॉन में 10। क्लियर है। अब आप कहोगे कि भाई डेल्टा ए मीन निकाल रहे थे, ठीक है, तो सबको ऊपर ऐड करना था, नीचे डिवाइडेड बाई 10 करना था। मीन का मतलब यही तो होता है, जितनी भी रीडिंग्स है सबको ऐड करो, जितनी रीडिंग है उतने से डिवाइड कर दो। तो ऊपर सबको ऐड किया, नीचे ऊपर 10 थी तो मैंने 10 से डिवाइड भी कर दिया। लेकिन आप कहोगे सर ये दो ये क्या बनाए हैं दो, तो अभी मैंने आपको बताया ना, ये होता है मॉडुलस। ये क्या कह जाता है, ये वाला जो साइन है ये कह जाता है मॉडुलस। मॉडुलस मॉडुलस का काम क्या होता है, ये निगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देता है, निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। इसका मतलब क्या है कि चाहे हमारा एब्सोल्यूट एरर निगेटिव आया हो या एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव आया हो, हम हमेशा मीन निकालते समय उसको पॉजिटिव ही रखेंगे, ठीक है भाई। मॉडुलस क्या कर रहा है, निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा। जैसे मानो आपका आया है डेल्टा A1 आया है 0.1, डेल्टा A2 आया है -0.1, ठीक है। अब अगर मैं मीन निकालूं तो क्या होगा, 0.1 -0.1 अपॉन 2, ये तो 0 आ जाएगा। तो इस वजह से इसको मॉडुलस के अंदर रखते हैं। क्या करते हैं, मॉडुलस 0.1 प्लस मॉडुलस -0.1 अपॉन 2। अब ये मॉडुलस के अंदर माइनस है ना, तो भी ये प्लस बन जाएगा। क्या होगा, 0.1, ये मॉडुलस इस माइनस को हटा देगा, प्लस 0.1 अपॉन 2। इसको सोल्व कर देंगे, जो भी हमारा मीन आएगा वो मीन आ जाएगा। समझ आई, मॉडुलस की बात समझ आई। ये तो आपने 10th तक बहुत बार पढ़ा होगा मॉडुलस, ठीक है। ये होता है आपका मॉडुलस का काम। हम यहां निकाल सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर इसका मैं जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूं, यहां तो हमें पता है कि भाई 10 रीडिंग्स हम लेके चल रहे हैं, लेकिन 10 ना लेकर के हम कितनी भी ले सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस आगे तक हो सकता है n तक जा रहा हो। अब n कितनी भी हो सकती है, 10, 20, 30, 40, 50, 1000, 2000, कितनी भी, और जितनी रीडिंग्स होंगी नीचे उतने से ही हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब जो आपका नीट में हो सकता है, अगर इसका फॉर्मूला पूछें तो वो इस फॉर्म में ना देकर के ऑप्शन दूसरी फॉर्म में देंगे, समीशन की फॉर्म में। समीशन आपने क्लास 9th और 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूं उसको। देखो यहाँ की नीचे किसी भी चीज का सम नहीं हो रहा है, तो इसको तो लिख लो अपॉन में अलग। ऊपर इन सभी चीजों का सम हो रहा है, तो जहां भी सम होता है वहां आ जाता है समेशन। समेशन मैंने लगाया और मैं देखा हूं सम किसका हो रहा है, जो सबसे लास्ट वाली होती है ना डेल्टा AN, उसको यहां लिखते हैं डेल्टा AN, और ये डेल्टा AN लिख लो या डेल्टा I लिख लो, डेल्टा I लिख लो, डेल्टा AI, ठीक है। अब I कहां से शुरू हो रहा है, देखो I की वैल्यू, पहला वैल्यू है A1, तो I की पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, और लास्ट क्या है n, तो I की लास्ट वैल्यू होनी चाहिए n। इसका मतलब है, पहली बात तो ये फॉर्मूला हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर का। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लो। समेशन का मतलब होता है जितनी भी वैल्यूज है सबका सम। मैंने यहां लिखा डेल्टा AI, A1, A2, A3। मैं देखा हूं क्या चीज चेंज हो रही है, खाली ये वाली चीज चेंज हो रही है, बाकी सब चीजें सेम है। तो बाकी सब चीजें मैंने सेम रखी, डेल्टा A सेम रखा, और ये I जो चेंज होता है, जो चीज चेंज होती है उसको I मान लेते हैं। मैंने यहां मान लिया इसको I। अब पहली वैल्यू क्या है, यहां पर A1 थी, पहली वैल्यू क्या थी A1, तो इसका मतलब है I की वैल्यू कहां से शुरू होनी है 1 से, और जानी कहां तक है लास्ट n तक,
लास्ट कहां तक जानी है आई की वैल्यू, एन तक। तो I1 से लेकर IN तक हमें सबका सम कर देना है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, बाकी अगर आपने 9th-10th में अच्छे से पढ़ा है मीन मीडियन मोड वाला, तो ये समेशन बहुत अच्छे से आपको पता होगा समेशन का काम क्या होता है। ठीक है, अगर आपको अभी इसका एप्लीकेशन नहीं पता, बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो आप इस लेक्चर का वेट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, सो अब ये मीन आई थिंक आपको मीन एब्सोल्यूट एरर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सो आपको हो सकता है कि भाई ये फॉर्मूले अभी कम क्लियर हो रहे हो, क्योंकि इस पर अभी हमने न्यूमेरिकल्स ट्राई नहीं किए, तो थोड़ी ही देर का आप पेशेंस रखिए। अभी एक फॉर्मूला और बचा है, उस फॉर्मूले के बाद हम सीधे न्यूमेरिकल्स पर मूव करेंगे। एंड वो न्यूमेरिकल्स, जैसे ही हम न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे आपको फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, ये बिल्कुल गारंटेड बात है। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड जो फॉर्म है हमारी, वो है रिलेटिव एरर। थर्ड, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, ये क्या होती है? रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है देखते हैं। अभी तक हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर सकते, देखो मीन वैल्यू ए मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा ए मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, डेल्टा ए मीन, जिसका मतलब क्या होता है, ये मीन वैल्यू है या ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, ये आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर है। मीन अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा। एंड कितने ही बच्चों ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया हो, कितने ही बच्चों ने वो एक्सपेरिमेंट किया हो, कितनी ही रीडिंग आई हो, 1000, 2000, 100, 200, 10, 20, जितनी भी रीडिंग्स आपकी आई होंगी, बट एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू एक ही होगी, सिंगल वैल्यू आई होगी इसकी एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आती है। मीन एब्सोल्यूट एरर की एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आती। जैसे हम देख रहे थे एब्सोल्यूट एरर में अगर 10 बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया है तो 10 एब्सोल्यूट एरर हमें मिल रहे थे। लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर में ऐसा नहीं है, 10 बच्चों ने अगर एक्सपेरिमेंट किया है तो भी एक ही मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू होगी, और 100 बच्चों ने अगर एक्सपेरिमेंट किया है तो भी मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू एक ही होगी। ठीक है, सिंगल वैल्यू आएगी, सिंगल वैल्यूड आंसर होगा ये, इसमें कोई 2-4 आंसर नहीं आने। क्लियर? बाकी अभी क्लियर हो जाएगा जब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सो अभी हम देखते हैं, ये दोनों चीजें हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये दोनों चीजें हमसे कैलकुलेट करनी आती है। तो जो रिलेटिव एरर होगा, रिलेटिव एरर बोल सकते हैं या फ्रैक्शनल एरर बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होगा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, अपॉन मीन वैल्यू। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। क्लियर? ये हो गया इसका फॉर्मूला। बताओ इसमें कोई डाउट है आपको क्या? अब हमसे पूछा जा सकता है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का मतलब हुआ ए डेल्टा मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, इंटू से 100 और कर देंगे। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है, अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों चीजें निकालनी पड़ेंगी, एब्सोल्यूट एरर एंड देन मीन एब्सोल्यूट एरर एंड देन रिलेटिव एरर एंड देन परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए कुछ नहीं करना होता, रिलेटिव एरर जो आया है उससे 100 की मल्टीप्लाई करो तो आपका परसेंटेज एरर
आ जाएगा। ये वही वाला परसेंटेज आएगा जो आपने 11th एंड 12th में एक्सपेरिमेंट करते समय निकाला था। सभी एक्सपेरिमेंट में आपने 10-12 एक्सपेरिमेंट किए होंगे 11th में, 10-12 एक्सपेरिमेंट किए होंगे 12th में, और कुल मिलाकर के हो जाते हैं 20, 22 या 24 एक्सपेरिमेंट, जो कि सब में आपने ये परसेंटेज एरर निकाला ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने जब भी एक्सपेरिमेंट किया होगा कुछ ना कुछ एरर रही होगी। एरर क्यों रही होगी? आपने चाहे कितने भी परफेक्शन के साथ आपने फुल फोकस किया हो, अगर आपने फुल फोकस अपनी तरफ से दिया, 100% फोकस आपका वहीं था, तो हो सकता है ग्रोस एरर ना हुआ हो वहां, लेकिन सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर वहां हमेशा होगा। समझ रहे हो? जो अभी 3 एरर बताए थे उसमें से आप अपना 100% फोकस करके खाली ग्रोस एरर को कम कर सकते हो, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर को कम नहीं किया जा सकता। वो तो आपका स्कूल का ही मैनेजमेंट ठीक कर सकता है, बट ड्यू टू सम लिमिटेशंस वहां वो सब चीजें इंप्रूव नहीं की जा सकती। ठीक है, बट आपने जो भी परसेंटेज एरर कैलकुलेट किया था ना, अच्छा मुझे लगता है वहां आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने में दिक्कत रहती होगी, क्योंकि वहां आपको ये सब चीजें नहीं पता होंगी। ठीक है, तो ये सब चीजें क्लियर हुई हैं। अगर आपने वहां एरर का चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपको क्लियर होगी, अगर अदरवाइज आज ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से परसेंटेज एरर हम निकाल सकते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप करके दिखाइए एंड देन आगे चलिए। तीन तीन छह सात आठ। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो एरर्स पर हमें क्वेश्चन करना है एक लास्ट में। ये एक लास्ट क्वेश्चन है एंड देन इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, तीनों तरीके के एरर कैलकुलेट करने हैं, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड देन रिलेटिव एरर। उसके बाद परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए एंड सेकंड मेजर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए। मेजर्ड वैल्यूज तो हमारे पास हैं कि भाई, अच्छा इसमें क्वेश्चन में क्या था वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में था ये 8 अलग अलग लोगों ने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर किया। 8 अलग अलग लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट एंड डिफरेंट आया। ठीक है, किसी का भी मैच नहीं किया और सबने अपना अपना वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। अब इसमें हमसे पूछा गया परसेंटेज एरर, कितने परसेंट एरर हुआ है इसमें। तो या तो हमें ट्रू वैल्यू गिवन होती, यहाँ ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ क्या गिवन है, सभी रीडिंग्स गिवन है।
तो अब हम ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मीन निकाल करके। भाई अगर ट्रू वैल्यू नहीं पता होती है तो हम फिर मीन वैल्यू निकालते हैं, यही बताया था मैंने अभी। तो अब हमें निकालना पड़ेगा, स्टेप 1 करना पड़ेगा कि भाई आपको निकालना पड़ेगा मीन वैल्यू। मीन वैल्यू यानी कि ए मीन इज इक्वल टू, मीन कैसे निकालते हैं, सबका सम करो ऊपर, तो करो 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 अपॉन में क्या आता है, ऊपर जितनी भी ऊपर रीडिंग्स है सबको काउंट करो, उतने से ही डिवाइड करो। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से कर देते हैं हम डिवाइड। ये आ गया हमारा ए मीन इज इक्वल टू, अच्छा इन सबको ऐड करके जब आप 8 से डिवाइड करोगे ना, तो ए मीन आपका जो आएगा वो आएगा 1.33। ये आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि अगर मैंने कैलकुलेट किया तो काफी टाइम लग जाएगा, है ना। ये आप कैलकुलेट क्या करना है, सबको ऐड करना है, देन डिवाइडेड बाई 8। ये आपका 1.33 आएगा राउंड ऑफ करके, ठीक है। सो हम कर सकते हैं, ठीक है। इससे आगे अगर हम बात करें, अब हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर। स्टेप 2, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, मीन वैल्यू आपकी आ गई, है ना। इसके बाद अब मुझे कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मुझे पता है कि भाई हर एक रीडिंग की अलग एब्सोल्यूट एरर होगी, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबका अलग अलग होगा। एब्सोल्यूट एरर जितनी रीडिंग्स होंगी उतने ही एब्सोल्यूट एरर्स आते हैं। पहले जब हमने एग्जाम्पल लिया था, जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे इसकी, तो हमने कहा था 10 बच्चों ने इसकी लेंथ मेजर की है मार्कर की, तो वहां 10 एब्सोल्यूट एरर आए थे। यहाँ 8 लोगों ने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया है, तो यहाँ 8 एब्सोल्यूट एरर्स आएंगे, 8 एब्सोल्यूट एरर्स यहाँ आएंगे। तो पहला एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा A1। डेल्टा A1 का फॉर्मूला AM माइनस A1, यही होता है, यही बताया था मैंने। AM है 1.33 माइनस A1 कितना है 1.29, कैलकुलेट करो, ये 0.04, डेल्टा A1 कितना आ गया 0.04 आ गया। इसी तरीके से डेल्टा A2 कैलकुलेट करो, डेल्टा A2 आएगा AM माइनस A1, डेल्टा A2 आएगा AM माइनस A2। मीन में से वही वाली वैल्यू कैलकुलेट कर दो जिसका निकाल रहे हो। A1 निकाला था तो इसमें से ये माइनस किया, अब डेल्टा A2 निकाल रहे हैं तो इसमें से ये वाला माइनस होगा, 1.33 माइनस 1.33, दोनों को माइनस करोगे 0 आ जाएगा। ये आ गया आपका डेल्टा A2, ठीक है। अब यहां से डेल्टा A3 कितना होगा, AM माइनस A3, यानी कि 1.33 माइनस A3 कितना है, ये वाला 1.34, ये आएगा 0.01 माइनस साइन के साथ। ये तो पता ही होगा, जब छोटी चीज में से बड़ी चीज माइनस की जाती है तो माइनस साइन आता है ना। अब डेल्टा A4 हमें कैलकुलेट करना है। डेल्टा A4 कितना होगा 1.33 माइनस 1.35, AM माइनस A4 यानी कि 1.33 माइनस 1.35, ये आ जाएगा आपका 0.02 माइनस के डेल्टा A4। तो इस तरीके से आप डेल्टा A4, अब मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूं, डेल्टा A5, डेल्टा A6, डेल्टा A7 एंड डेल्टा A8 आपको कैलकुलेट करना है। और वो कैलकुलेट करके क्या आएगा मैं सीधे सीधे बता देता हूं आपको। देखो 4 तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये आएगा डेल्टा A5 आएगा 0.01, डेल्टा A6 क्या आएगा 0.03 माइनस का, डेल्टा A7 आएगा 0.03 पॉजिटिव, डेल्टा A8 आएगा 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारे आ गए 8 के 8 एब्सोल्यूट एरर्स हमारे आ गए हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, इनको आप कैलकुलेट करो, अगर इनमें कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
अब आपने ये कैलकुलेट किया, अब इसके आगे हमें कैलकुलेट करना है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं एब्सोल्यूट एरर, अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर तो कैसे करेंगे देखते हैं। स्टेप थ्री में मीन एब्सोल्यूट एरर हमें फाइंड आउट करना है। मीन एब्सोल्यूट एरर, इसमें क्या होगा, डेल्टा ए मीन इज इक्वल्स टू, सबको ऐड करते हैं, डेल्टा ए वन, वो भी मॉडुलस के अंदर, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस डेल्टा ए फोर प्लस डेल्टा ए फाइव प्लस ऐसे ऐसे आगे को प्लस डेल्टा ए एट, और डिवाइडेड बाई जितनी ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स है उतने से ही डिवाइड करते हैं मीन के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है तो डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है? यहां चाहो तो आप वैसे लिखी दो, डेल्टा A6 डेल्टा A7। ठीक है, तो ये टोटल टर्म्स हो गई 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने डिवाइडेड बाई 8 कर दिया। अब मुझे ये वैल्यूज उठा करके ऊपर पुट कर देनी है, जो भी मेरी वैल्यूज आई हैं। क्या आया है, डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू डेल्टा ए वन कितना आया 0.04 प्लस डेल्टा ए टू 0 प्लस डेल्टा ए थ्री, मॉडुलस माइनस है ये, लेकिन ए थ्री के बाद क्या लगा है मॉडुलस, तो भी हम ये माइनस भी क्या बन जाएगा प्लस 0.01। ए थ्री जो है ना हमारा निगेटिव है, लेकिन ए थ्री किसके अंदर है, मॉडुलस के अंदर। मॉडुलस के अंदर निगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर प्लस के 0.01 पुट किया है। ठीक है, प्लस ए फोर माइनस के 0.02 है, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है तो 0.02 हो जाएगा सिंपली, प्लस ए फाइव 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0। तो अब मुझे लगता है कि आपको मॉडुलस वाली बात क्लियर हुई होगी कि भाई मॉडुलस का मतलब होता है जो भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव में भी है या निगेटिव में भी आएगी, सब पॉजिटिव में, जैसे यहाँ पर सभी कुछ मैंने पॉजिटिव में लिखा है। क्लियर? ये सब कुछ पॉजिटिव में क्यों आया, क्योंकि ये सब चीजें जो है मॉडुलस में है हमारी। ठीक है, या आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई जो हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे ना, उसमें जो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव रखनी है, चाहे आपकी नेगेटिव आई है या पॉजिटिव आई है, रखनी है आपको नेगेटिव पॉजिटिव ही है। यहाँ पर जो पुट करनी है वो खाली पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है, नेगेटिव साइन नहीं लगाना है कहीं भी। ठीक है, सो आगे देखते हैं। अब जब आप इन सबको ऐड करके 8 से डिवाइड करोगे, इन सबको ऐड करके 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.0175। इसको राउंड ऑफ करके लगभग बता दिया जाता है 0.02। ठीक है, डेल्टा ए मीन। ठीक है, ऐड करके डिवाइड करना है 8 से 0.0175 आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ करके 0.0175, पॉइंट के बाद 4 तक जाएगा, लेकिन हम मैक्स टू मैक्स 2 तक लिखते हैं, पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक लिखते हैं। तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके 0.02 कर दिया। राउंड ऑफ करना आपसे आता होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें स्टेप 4 करना है रिलेटिव एरर का। रिलेटिव एरर आपको याद होगा, अगर याद नहीं है या अभी आप क्लास 11th में हैं, आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया है, तो अब जल्द ही आपके शायद प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले होंगे। सो आप क्या करें, ये वाला एरर निकालने का तरीका सीख लें, आपको प्रैक्टिकल्स में काम आएगा। ठीक है, एरर्स निकालने में प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा गलती होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं प्रैक्टिकल्स में। तो एरर्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल्स में। ये वाला मेथड आप याद कर लें कि भाई 10 रीडिंग्स या 5 रीडिंग्स हम वहां लेते हैं, इसी तरीके से 5 रीडिंग्स आती हैं और उनका हमें एरर निकालना होता है। तो सेम यही मेथड होता है एरर निकालने का, कोई और मेथड नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में क्या होगा,
मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया, यानी कि डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन कितना आया है हमारा, डेल्टा ए मीन कितना है 0.02 एंड ए मीन कितना है 1.33 आया था, 1.33 आया था। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां से रिलेटिव एरर इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको डिवाइड करना, डिवाइड करके जो आपका एरर आएगा वो आएगा 0.015 डिवाइड करने के बाद 0.015 आएगा। और जब आप इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे तो ये 0.02 हो जाएगा, फिर 0.02 हो जाएगा, ठीक है, 0.02 हो जाएगा, क्लियर है। ये हमारा आ गया रिलेटिव एरर। अब हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव एरर इंटू 100, और रिलेटिव एरर कितनी आई है 0.015 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1.5%, 1.5% परसेंटेज एरर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये हमारा आ गया कि भाई 1.5% की एरर उन लोगों ने की थी इसको मेजर करने में, ठीक है, 1.5%। अच्छा, एक चीज वो यहाँ पर हमें निगेटिव और पॉजिटिव का नहीं पता है, यहाँ पर हमें निगेटिव एंड पॉजिटिव नहीं पता है क्योंकि हमने निगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव ले लिया है। अगर हमने यहाँ पर निगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव ले लिया है तो यहाँ हम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लगा देंगे। हो सकता है ये जो एरर आया है ये निगेटिव में आया हो सकता है ये एरर जो आया है वो पॉजिटिव में आया हो, ठीक है। सो ये हमारा निगेटिव एंड पॉजिटिव हो गया, कोई प्रॉब्लम, प्लस माइनस के साथ हम परसेंटेज एरर लिखते हैं। नाउ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आज का लेक्चर भी यहीं हम ओवर करते हैं। इससे आगे कल के लेक्चर में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मेजरमेंट वाला कल के चैप्टर में फिनिश हो जाएगा। वहां हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और इस जो ये हमारा एरर वाला कॉन्सेप्ट है इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। एडवांस मतलब जो नीट में पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन शायद नीट में ना पूछा जाए, नीट में इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो भी डिफिकल्ट नहीं है लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं ओवर होता है।